नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीखों में हुए बदलाव की। उत्तराखंड में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। जानेंगे किसानों के सहारे कैसे बीजेपी को घेर रही है सपा। अखिलेश और चंद्रशेखर में कैसे बन सकती है गठबंधन की बात करेंगे गोवा में टीएमसी की बढ़ती मुश्किलों की, केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू के तंज की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में अमीरों के आए अच्छे दिनों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सपा नेता अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की अटकलों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। अखिलेश ने कहा, ये उनके परिवार की बात है और सब ठीक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के दिमाग में है जाति, दलित के घर भोजन करना महज एक दिखावा। भारत में अब 12 से 14 साल के बच्चों का शुरू किया वैक्सीनेशन। मार्च से बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 86 अंक की तेजी के साथ 61,309 पर हुआ बंद। निफ्टी 52 अंक की बढ़त के साथ 18,308 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। साथ ही ये भी बताया था कि किस राज्य में कितने चरणों में मतदान होगा। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राज्यों में चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली। लेकिन पंजाब में जिस दिन मतदान होना है उस तारीख पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। तो क्यों राजनीतिक दलों को थी मतदान की तारीख पर आपत्ति, और क्या लिया आयोग ने फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी में तो पहले दौर के लिए नामांकन जमा करने का काम भी शुरू हो चुका है और पंजाब विधानसभा के लिए भी कल से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख का ऐलान किया, पंजाब की लगभग सभी पार्टियों ने आपत्ति जताई। इसका कारण था 16 फरवरी को पड़ने वाला गुरु रविदास जयंती का पर्व। पंजाब में दलित आबादी करीब 34% है। रविदास जयंती के समय लाखों की संख्या में लोग पंजाब से बनारस जाते हैं। बनारस में ही गुरु रविदास का जन्म हुआ था। ऐसे में उनके अनुयायियों के लिए इसका अलग महत्व है। एक अनुमान के अनुसार पंजाब से हर साल रविदास जयंती पर 25 लाख लोग बनारस जाते हैं। पंजाब चुनावों के 2 दिन बाद ही रविदास जयंती पड़ रही थी। ऐसे में बनारस जाने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने से चूक सकते थे। इसके बाद से ही ये पंजाब के राजनीतिक दलों के बीच बड़ा मुद्दा बन चुका था। सभी दल चाहते थे कि पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीखों में बदलाव किया जाए। राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग ने बैठक की और पंजाब में होने वाले चुनाव की तारीख में बदलाव करने का फैसला कर लिया। अब पंजाब में विधानसभा की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को मतदान होंगे। पंजाब में मतदान की तारीखों में बदलाव से सभी दल राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं से ये राहत भरी खबर नहीं आ रही है। यूपी में तो पार्टी के अंदर पहले ही बगावत छिड़ी हुई थी। अब बगावत की ये हवा उत्तराखंड बीजेपी तक पहुंच गई है। पार्टी के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के बागी तेवरों को देखकर बीजेपी घबराई हुई है। हरक पर पार्टी ने कार्रवाई भी की है, तो क्यों हरक हुए बागी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से और कैबिनेट से बाहर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हरक सिंह रावत की बीजेपी में तूती बोलती थी, अब वो किनारे कर दिए गए हैं। बगावती तेवर के लिए मशहूर हरक सिंह रावत लंबे वक्त से राज्य सरकार से नाराज चल रहे थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम रहते हुए इन्हें मिले मंत्रालय से ऐतराज था। फिर पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर इस्तीफा तक दे आए थे। पिछले महीने वन और पर्यावरण, श्रम, रोजगार और कौशल विकास मंत्री रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान ही पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। दरअसल रावत कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे, जहां से वो विधायक हैं। इस मीटिंग के बाद रावत के इस्तीफे की खबर जोरों से चलने लगी थी, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान डैमेज कंट्रोल करने में जुटा और रावत को मना लिया गया। कभी राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरक सिंह रावत ऐसे तो मान चुके थे, लेकिन फिर भी कई मुद्दे थे जिन पर बीजेपी की ओर से सकारात्मक
पहल नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज का मामला भी हल नहीं हुआ था। सूत्रों की माने तो रावत अपने परिवार के एक सदस्य के लिए टिकट की मांग और अपनी सीट को भी बदलने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर भी बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिली थी। इन्हीं मुद्दों पर रावत खुद पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाने की सोच रहे थे। इससे पहले कि वो घोषणा करते, बीजेपी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया। साथ ही उनसे मंत्री पद भी छीन लिया गया। हरक सिंह रावत बीजेपी, बसपा, कांग्रेस से फिर बीजेपी में पहुंचे थे। जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तब रावत बीजेपी में थे और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी बने थे। 2 बार विधायक बनने के बाद जब तीसरी बार उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर रुख कर लिया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वो कांग्रेस से लगातार विधायक बनते रहे। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने निकाल दिया। वैसे खबरें तो ये भी आ रही थी कि रावत भी बीजेपी छोड़ने की तैयारी में हैं। हरक सिंह के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी नेता भी ये मानते हैं कि उनके जाने का असर तो पड़ेगा ही, लेकिन हरक से ज्यादा नजरें राजनीतिक दलों की किसी और पर हैं। वो हैं किसान। 1.5 साल से किसान देश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान कार्ड चल दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूरी में मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों को धन्यवाद कहा, जिनके संघर्ष के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों पर झूठे मुकदमे चले लेकिन वो झुके नहीं। जो लोग किसानों को आतंकी कहते थे, मवाली कहते थे, आज वह कह रहे हैं कि किसानों के हित में कानून वापस लिए। हम संकल्प लेते हैं, जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किया है उन्हें हराएंगे, हटाएंगे। अखिलेश ने किसानों के साथ अन्न लेकर संकल्प भी लिया। अखिलेश ने कहा, किसानों का भुगतान 15 दिन में किया जाएगा। हम संकल्प लेते हैं कि किसान भाजपा को हराएं, हटाएं। हमारा आग्रह है कि किसानों से कि वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लिखा कि अमरोहा में भाजपा विधायक रैली निकाल रहे हैं और सपा के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जा रही है। अखिलेश ने कहा कि निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना आयोग का परम धर्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मीडिया कर्मियों को सपा मुख्यालय में वह वीडियो भी दिखाया गया जिसमें अमरोहा में विधायक की रैली में कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया जा रहा था। अखिलेश ने कहा, हमारे किसानों की आय भाजपा के लोग दुगनी नहीं कर पाए थे, जो वादा किया गया था, लेकिन अब एक भी भाषण में भाजपा के लोग ये बात नहीं कह रहे। सपा अध्यक्ष ने कहा, कृषि कानून से किसान की खेती बर्बाद हो जाती है, उनके हाथ से उनकी जमीन निकल जाती है। अखिलेश ने ये भी कहा, मैं जानता हूँ जिस दिन गाजीपुर से हमारा रथ चलकर लखनऊ पहुंचा था उस दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। अगले दिन ही उन्होंने किसानों के खिलाफ तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। अखिलेश ने किसानों के हक में तो कई घोषणाएं की ही, साथ ही किसानों को वो दिन भी याद दिलाने की कोशिश की जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अखिलेश के दांव से देखना है कि किसान सपा के साथ आते हैं या नहीं। किसानों के अलावा यूपी में दलितों पर भी इस बार सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे बीएसपी को दलित वोटों का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है और सपा भीम आर्मी के सहारे इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सपा की कोशिश सफल होगी? क्या चंद्रशेखर आएंगे सपा के साथ? देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन भले ही ना हो पाया हो, लेकिन दोनों दलों के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ। गठबंधन टूटने का ऐलान सबसे पहले चंद्रशेखर की तरफ से किया गया था। चंद्रशेखर ने शनिवार को अखिलेश से मुलाकात के बाद दावा किया था, अखिलेश यादव दलितों का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते, इसलिए हमारा गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर के दावे पर अखिलेश ने हैरानी जताते हुए कहा कि हमारी बात पक्की हो गई थी, हम उन्हें गठबंधन में 2 सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उनके पास किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उठकर चले गए। ये कोई साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात दलितों के सम्मान की है तो सपा में हमेशा दलितों का सम्मान मिला है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम को भी हमने ही इटावा से लोकसभा तक पहुंचाया था। अखिलेश के दावे के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की बातचीत फिर शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं।
भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी कहा, अखिलेश को मैंने बड़ा भाई मान लिया है, यदि वो मुझे छोटा भाई नहीं मानेंगे तो मैं अपना निर्णय लूंगा। अखिलेश मुझे छोटा भाई मानते हैं तो बात बन सकती है, मैं उनके संदेश का इंतजार कर रहा हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। सपा के साथ गठबंधन के रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं। चंद्रशेखर के बयान पर सपा प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, अभी चंद्रशेखर से गठबंधन के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं और न ही स्थायी रूप से कोई दरवाजा बंद होता है। राजनीति में बातचीत चलती रहती है, यानी साफ है कि दोनों दलों के बीच बात बन सकती है। दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। सपा और आजाद समाज पार्टी में बात बन सकती है। दरवाजे केवल सपा के ही नहीं खुले, सभी दलों ने दूसरे दलों के नेताओं और पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। गोवा में टीएमसी अभी तक कांग्रेस के किले में सेंधमारी कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने टीएमसी के दांव से ही उसे मात दे दी है। गोवा में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होंगे। राज्य की 40 सीटों पर एक चरण में ही मतदान कराए जाएंगे। ऐसे में अब मतदान के लिए बमुश्किल से 1 महीना बचा है। ऐसे में दल बदल का खेल और भी तेज हो गया है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में सेंधमारी कर ममता दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल तो कर ले रही है, लेकिन उन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस से 1 महीने पहले टीएमसी में शामिल हुए एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेंको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एलेक्सो रेजिनाल्डो 3 बार के विधायक हैं और वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। दिसंबर 2021 में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। एलेक्सो रेजिनाल्डो ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। माना जा रहा था कि वो ममता के लिए काफी मददगार साबित होंगे। लोरेंको राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। कांग्रेस में वो बहुत अहम किरदार में थे। उधर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए माइकल लोबो ने लोरेंको को कांग्रेस में लौटने के लिए आमंत्रित किया। उनका कहना है कि इस अहम लड़ाई में लोरेंको का कांग्रेस में लौटना बेहद जरूरी है। उन्हें फिर से अपनी पार्टी में लौटने का फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। एलेक्सो रेजिनाल्डो का टीएमसी से इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब निर्दलीय विधायक गोवांकर ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर टीएमसी को समर्थन करने का दावा किया था, लेकिन 1 हफ्ते पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी कांग्रेस में सेंधमारी करने के बाद अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि वो टीएमसी से कोई गठबंधन नहीं करना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक दलों का ऐसा मानना है कि टीएमसी प्रदेश में बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को टारगेट कर रही है। ऐसे में एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेंको का एन मौके पर पार्टी से इस्तीफा देना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या फिर से रेजिनाल्डो लोरेंको कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। 1 महीने में ही कांग्रेस से टीएमसी में गए नेताओं का मोहभंग होने लगा है और इसके पीछे कांग्रेस का गोवा में तेजी से मजबूत होना माना जा रहा है। गोवा में तो कांग्रेस मजबूती से लड़ ही रही है, पंजाब में भी पार्टी मजबूत चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस के लिए पंजाब में सत्ता बचाने की चुनौती है। पंजाब में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच माना जा रहा है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं तो पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू ने पंजाबियत की बात कर केजरीवाल पर जमकर तंज कसा। तो क्या कहा सिद्धू ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके साथ ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर ले लिया। केजरीवाल के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू ने उन्हें गिरगिट कह दिया। इसके अलावा उनके ऊपर नकल करने का भी आरोप लगाया। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल ने पहले कहा कि 26 लाख नौकरी दूंगा, इस बार कुछ और बोल गए। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है। कहा 8 लाख नौकरी देंगे, दिल्ली में 440 नौकरियां दी। 22,000 टीचर सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है। 2014 में आए तो 6,000 पद थे, आज 20,000 हैं। दिल्ली मॉडल का रैन बसेरा छोड़ दिया है और आज पंजाब मॉडल की बात करने लगे हैं। सिद्धू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में आ जाएं। डिप्टी सीएम का भी लालच दिया। पूछना चाहता हूं कि आपकी किस बात पर पंजाब विश्वास करे। आपने कहा कि महिलाएं 18 साल से ऊपर हो जाएं तो 1,000 रुपए देंगे। दिल्ली में कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए दे दिए? एक भी पंजाबी महिला कैबिनेट में नहीं है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल झोले में लेकर आए थे, वो झोले से गिर गया तो अब पंजाब मॉडल भर लिया। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए अकल चाहिए। वो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं। किसानों के लिए क्या किया? उद्योग को 14 रुपए में बिजली देते हैं, हम 9 रुपए में देते हैं। वहाँ 4 खेत हैं, यहाँ 60% किसान हैं। अब सिद्धू तो केजरीवाल पर बरस पड़े, लेकिन अब देखना होगा कि केजरीवाल की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।
और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में अमीरों के आए अच्छे दिनों की। मोदी राज में पहले देश मंदी से लड़ा और फिर इसमें महामारी भी जुड़ गई। 2 साल पहले कोरोना संक्रमण ने देश में दस्तक दी तो उसके बाद से तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। देश में लॉकडाउन लगा और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। गरीबों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी आई, लेकिन अमीरों को लॉकडाउन में भी मुनाफा कमाने का अवसर मिल गया। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में। लगभग 2 साल पहले देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया तो लोग अपने घरों में कैद हो गए, अर्थव्यवस्था थम सी गई, देश की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर देखा गया। उनके लिए रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बीच देश के अमीरों की दौलत में किसी तरह की कमी नहीं आई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा भारत में अरबपतियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। कोरोना के कारण असमानता इतनी बढ़ गई है कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है। वहीं देश की 50% गरीब आबादी के पास महज 6% ही दौलत है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के टॉप 10% अमीर लोगों पर अगर 1% एडिशनल टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से देश के 17,70,000 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे। वहीं देश के 98 अमीर परिवारों पर अगर 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 सालों तक चलाया जा सकता है। कोरोना काल में केंद्रीय बैंकों ने हजारों अरब डॉलर वित्तीय बाजार में डाले जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके, लेकिन इसका फायदा आम लोगों की जगह अरबपतियों को मिला। इन अरबपतियों में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, साइरस पूनावाला, उदय कोटक, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, राधाकृष्णन दमानी, कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी मित्तल का नाम भी शामिल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।